तो आज हम इस वीडियो में कश्मीर डिस्प्यूट के ऊपर बात करेंगे और जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ इंडिपेंडेंस के वक्त जिसकी वजह से कश्मीर के हिस्से हो गए और जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में 3 युद्ध भी हुए। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको कश्मीर की जियोग्राफी पता होनी चाहिए। कश्मीर के टोटल एरिया में से भारत सिर्फ 45% जियोग्राफी को नियंत्रित करता है, जिसमें जम्मू कश्मीर घाटी, लद्दाख का अधिकांश भाग, सियाचिन ग्लेशियर और इसकी 70% आबादी शामिल है। और पाकिस्तान लगभग 35% एरिया को नियंत्रित करता है, जिसमें पीओके और गिलगिट बल्टिस्तान शामिल है। और बाकी बचा 20% हिस्सा चीन के नियंत्रण में आता है, जिसे अक्साई चीन भी कहा जाता है। तो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कश्मीर की। भारत के इस उत्तरी राज्य के 3 क्षेत्र हैं, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। दुर्भाग्य से भारतीय राजनेताओं ने इस क्षेत्र के जियोग्राफी को समझे बगैर इसे एक राज्य घोषित कर दिया, क्योंकि ये तीनों ही क्षेत्र एक ही राजा के अधीन थे। सवाल यह उठता है कि आज़ादी के बाद से ही जम्मू और लद्दाख भारत के साथ खुश हैं, लेकिन कश्मीर खुश क्यों नहीं है? हालांकि कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि पाकिस्तान की चाल में फिलहाल 2% कश्मीरी ही आए हैं और बाकी सभी भारत से प्रेम करते हैं। यह बात महबूबा मुफ्ती अपने एक इंटरव्यू में भी कह चुकी हैं। लंदन के रिसर्चर्स द्वारा पिछले साल राज्य के 6 जिलों में कराए गए सर्वे के अनुसार एक व्यक्ति ने भी पाकिस्तान के साथ खड़ा होने की वकालत नहीं की, जबकि कश्मीर में कट्टरपंथी अलगाववादी समय समय पर इसकी वकालत करते रहते हैं, जब तक कि उनको वहाँ से आर्थिक मदद मिलती रहती है। वहीं से हुक्म आता है बंद और पत्थरबाजी करने का, और उस हुक्म की तामील की जाती है। आतंकवाद, अलगाववाद, फसाद और दंगे, ये 4 शब्द हैं जिनके माध्यम से पाकिस्तान ने दुनिया के कई मुल्कों को परेशान कर रखा है। खास कर कि भारत उसके लिए सबसे अहम टारगेट है। क्यों? इस क्यों के कई जवाब हैं। भारत के पास कोई स्पष्ट नीति नहीं है। भारतीय राजनेता निर्णय लेने से भी डरते हैं। बात कश्मीर की है तो दोनों ही तरफ के कश्मीर के लोग, चाहे वे मुसलमान हों या गैर मुसलमान, वे जहालत और दुख भरी जिंदगी जी रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। तो वे अलगाववादी और उनके आका, उनके बच्चे देश विदेश में घूमते हैं और सभी तरह के ऐशो आराम में गुजर बसर करते हैं। भारतीय कश्मीर के हालात तो पाकिस्तानी कश्मीर से कई गुना ज़्यादा अच्छे हैं। पीओके से कई मुस्लिम परिवारों ने भारत में आकर शरण ले रखी है। तो अब बात करते हैं इतिहास की। 1947 को विभाजित भारत आज़ाद हुआ। उस दौर में भारतीय रियासत इंडियन यूनियन में जुड़ रही थी, जबकि पाकिस्तान में ट्राइबल्स को एकजुट किया जा रहा था। इधर जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद की रियासतें इंडियन यूनियन में शामिल होने में देर लगा रही थी, तो कुछ स्वतंत्र राज्य चाहती थी। इसके चलते इन राज्यों में अस्थिरता फैली हुई थी। जूनागढ़ और हैदराबाद की समस्या से कहीं अधिक जटिल कश्मीर का यूनियन में शामिल होना था। कश्मीर में मुस्लिम मेजॉरिटी में थे, लेकिन पंडितों की तादाद भी कम नहीं थी। कश्मीर की सीमा पाकिस्तान से लगने के कारण समस्या जटिल थी। फाइनली जिन्ना ने कश्मीर पर कब्जा लेने की योजना पर तुरंत काम करना शुरू कर दिया। हालांकि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था, जिसमें एरिया का निर्धारण भी हो चुका था। फिर भी जिन्ना ने परिस्थिति का लाभ उठाते हुए 22 अक्टूबर 1947 को ट्राइबल्स लुटेरे के भेष में पाकिस्तानी सेना को कश्मीर में भेज दिया। वर्तमान के पीओके में खून की नदियां बहा दी गई थी। इस खूनी खेल को देखकर कश्मीर के राजा हरि सिंह भयभीत होकर जम्मू लौट आए। वहां उन्होंने भारत से सैनिक सहायता की मांग की, लेकिन सहायता पहुंचने में बहुत देर हो चुकी थी। नेहरू की जिन्ना से दोस्ती थी। वह यह नहीं सोच सकते थे कि जिन्ना ऐसा कुछ कर बैठेंगे, लेकिन जिन्ना ने तो ऐसा कर दिया था। भारत डिवीजन के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की वजह से कश्मीर का मामला अनसुलझा रह गया। यदि पूरा कश्मीर पाकिस्तान में होता या पूरा कश्मीर भारत में होता तो शायद परिस्थितियां कुछ और होती, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था, क्योंकि कश्मीर पर राजा हरि सिंह का राज था और उन्होंने बहुत देर के बाद निर्णय लिया कि कश्मीर को भारत में शामिल कर देना चाहिए। देर से किए गए इस निर्णय के चलते पाकिस्तान ने गिलगिट और बल्टिस्तान में ट्राइबल्स भेजकर लगभग आधे कश्मीर पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ाते हुए उनके द्वारा कब्जा किए गए कश्मीरी एरिया को वापस प्राप्त कर लेती है और तेजी से आगे बढ़ती रहती है। कि बीच में ही 31 दिसंबर 1947 को नेहरू ने यूएनओ से अपील की कि वह पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी लुटेरों को भारत पर आक्रमण करने से रोके। इसके बाद 1 जनवरी 1949 को भारत पाकिस्तान के मध्य सीज फायर की घोषणा कराई गई।
इससे पहले 1948 में पाकिस्तान ने ट्राइबल्स के वेश में अपनी सेना को भारतीय कश्मीर में घुसाकर समूची घाटी कब्जाने का प्रयास किया, जो कि असफल रहा। नेहरू के यूएनओ में चले जाने के कारण सीज फायर तो हो गया, पर भारतीय सेना के हाथ बंध गए, जिससे पाकिस्तान द्वारा कब्जा किए गए एरिया को भारतीय सेना प्राप्त करने में फिर कभी सफल नहीं हो सकी। आज कश्मीर के आधे हिस्से में नियंत्रण रेखा है, तो कुछ हिस्से में इंटरनेशनल बॉर्डर है। इंटरनेशनल बॉर्डर से लगातार फायरिंग और घुसपैठ होती रहती है। इसके बाद पाकिस्तान ने अपने सैन्य बल से 1965 में कश्मीर पर कब्जा करने का प्रयास किया, जिसके चलते उसे मुंह की खानी पड़ी। इस युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई। हार से तिलमिलाए पाकिस्तान ने भारत के प्रति पूरे देश में नफरत फैलाने का कार्य शुरू किया और पाकिस्तान की समूची राजनीति कश्मीर पर ही आधारित हो गई, यानी कि सत्ता चाहिए तो कश्मीर को कब्जाने की बात करो। इसका परिणाम यह हुआ कि 1971 में उसने फिर से कश्मीर को कब्जाने का प्रयास किया। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसका डटकर मुकाबला किया और फाइनली पाकिस्तान की सेना के 1 लाख सैनिकों ने भारत की सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और बांग्लादेश नाम से एक इंडिपेंडेंस देश का जन्म हुआ। इंदिरा गांधी ने यहाँ एक बड़ी भूल की। यदि वे चाहती तो यहाँ कश्मीर की समस्या हमेशा हमेशा के लिए सुलझ जाती, लेकिन वे जुल्फिकार अली भुट्टो के बहकावे में आ गई और 1 लाख सैनिकों को छोड़ दिया गया। इस युद्ध के बाद पाकिस्तान को यह बात तो समझ में आ ही गई थी कि कश्मीर हथियाने के लिए आमने सामने की लड़ाई में भारत को हरा पाना मुश्किल ही होगा। 1971 में शर्मनाक हार के बाद काबुल स्थित पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में सैनिकों को इस हार का बदला लेने की शपथ दिलाई गई और अगले युद्ध की तैयारी को अंजाम दिया जाने लगा। लेकिन अफगानिस्तान में हालत बिगड़ने लगे। 1971 से 1988 तक पाकिस्तान की सेना और कट्टरपंथी अफगानिस्तान में उलझे रहे। यहाँ पाकिस्तान की सेना ने खुद को गुरिल्ला युद्ध में मजबूत बनाया और युद्ध के विकल्पों के रूप में नए नए तरीके सीखे। यही तरीके अब भारत पर आजमाए जाने लगे। पहले उसने भारतीय पंजाब में आतंकवाद शुरू करने के लिए पाकिस्तानी पंजाब में सिखों को खालिस्तान का सपना दिखाया और हथियारबंद सिखों का एक संगठन खड़ा करने में मदद की। पाकिस्तान के इस खेल में भारत सरकार उलझती गई। गोल्डन टेम्पल में हुए दुर्भाग्यपूर्ण ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसके बदले की गई कार्रवाई के रूप में 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भारत की राजनीति बदल गई। एक शक्तिशाली नेता की जगह एक अनुभव और विचारहीन नेता राजीव गांधी ने जब देश की बागडोर संभाली तो उनके आलोचक कहने लगे थे कि उनके पास कोई योजना नहीं है। 1984 के दंगों के दौरान उन्होंने जो कहा उसे कई लोगों ने खारिज कर दिया। उन्होंने कश्मीर की तरफ से पूरी तरह से ध्यान हटाकर पंजाब और श्रीलंका में लगा दिया। इंदिरा गांधी के बाद भारत की राह बदल गई। पंजाब में आतंकवाद के इस नए खेल के चलते पाकिस्तान की नज़र एक बार फिर मुस्लिम मेजॉरिटी कश्मीर की ओर टिक गई। उसने पीओके में लोगों को आतंक के लिए तैयार करना शुरू किया। अफगानिस्तान का अनुभव यहाँ काम आने लगा था। तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक ने 1988 में भारत के विरुद्ध ऑपरेशन टोपाक नाम से वॉर विद लो इंटेंसिटी की योजना बनाई। इस योजना के तहत भारतीय कश्मीर के लोगों के मन में अलगाववाद और भारत के प्रति नफरत के बीज बोने थे और फिर उन्हीं के हाथों में हथियार थमाने थे। भारतीय राजनेताओं को सब कुछ मालूम था, लेकिन फिर भी वे चुप थे, क्योंकि उन्हें भारत से ज़्यादा वोट की चिंता थी, सत्ता में बने रहने की चिंता थी। भारतीय राजनेताओं के इस रवैये के चलते कश्मीर में ऑपरेशन टोपाक बगैर किसी परेशानी के चलता रहा और भारतीय राजनेता शुतुरमुर्ग बनकर सत्ता का सुख लेते रहे। कश्मीर और ईस्टर्न स्टेट्स को छोड़कर भारत के पॉलिटिशियन सब जगह ध्यान देते रहे। ऑपरेशन टोपाक पहले से दूसरे और दूसरे से तीसरे चरण में पहुंच गया। अब इनका इरादा सिर्फ कश्मीर को ही अशांत रखना नहीं रहा, वे जम्मू और लद्दाख में भी सक्रिय होने लगे। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई से मिलकर कश्मीर में दंगे कराए और इसके बाद आतंकवाद का सिलसिला चल पड़ा। पहले चरण में मस्जिदों की तादाद बढ़ाना, दूसरे चरण में कश्मीर से गैर मुस्लिमों और शियाओं को भगाना और तीसरे चरण में बगावत के लिए जनता को तैयार करना। अब इसका चौथा और अंतिम चरण चल रहा है। अब सरेआम पाकिस्तानी झंडे लहराए जाते हैं और सरेआम भारत की खिलाफत की जाती है, क्योंकि कश्मीर घाटी में अब गैर मुस्लिम नहीं बचे और ना ही शियाओं का कोई वजूद रहा। कश्मीर में आतंकवाद के चलते करीब 7 लाख से अधिक कश्मीरी पंडित माइग्रेट हो गए
और वे जम्मू सहित देश के अन्य हिस्सों में जाकर रहने लगे। इस दौरान हजारों कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतारा गया। हालांकि अभी भी कश्मीरी घाटी में लगभग 3000 कश्मीरी पंडित रहते हैं। आज का कश्मीर काफ़ी चेंज हो चुका है। यहाँ पहले जैसे पाकिस्तानी झंडे नहीं लहराते, लेकिन अभी भी भारतीयों के मन में कुछ मलाल तो है कि काश उनके पास पूरा कश्मीर होता। तो यहीं पर आज इस वीडियो का अंत करते हैं और ऐसी ही कुछ वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।